तो आज पगडंडी की टीम पहुंची है ऐसे शख्स के पास जिन्होंने, चाहे हम बॉलीवुड बोले या राजनीति, दोनों में अपना परचम लहराया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड से सपा के महामंत्री शोएब अहमद जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले श्वेता जी, मैं सबसे पहले आपको, दीपांशु और आपकी पूरी टीम को, पगडंडी की टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी पूरी टीम को कि जिस मकसद से आपने ये चैनल बनाया है, एक निष्पक्ष लोगों की अगर बात रखते हैं या विपक्ष को दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि जनता सबको सुनना चाहती है। धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छे शब्द हमें बोले और हम इसी मकसद से आगे बढ़ रहे हैं कि हम जनता तक सही खबर लेके जा सके और सही बातें उन्हें बता सके। आपने बोला आप विपक्ष पे हैं। उत्तराखंड में विपक्ष अभी बहुत हमें अच्छा चाहिए। अभी विपक्ष की सरकार उत्तराखंड में या देश में सर हमें बहुत ज़रूरत है। लेकिन पहले हम आते हैं सर आपकी एक जर्नी पे। राजनीति और बॉलीवुड दो बिल्कुल अलग फील्ड्स हैं सर, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका दोनों ही फील्ड्स का? देखिए, राजनीति और अगर बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड जो है वो एक स्क्रिप्टेड होता है कि पहले आप स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और स्क्रिप्ट के आधार पर ही आप आगे काम करते हैं। राजनीति एक ऐसी फील्ड है कि आपको हर वक्त, हर मिनट में अलग अलग तरीके की समस्याएं और अलग अलग तरीके से लोग, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं और जिन लोगों से आप मिलते हैं या लोगों के जो काम आते हैं, तो ये बहुत डिफरेंट फील्ड है। और इसमें जो लोग, उसमें तो आदमी पैसा खर्च करके आपकी फिल्म देखता है या आपको देखता है। यहाँ पर आदमी दिल से जुड़ता है, और एक बार जब जुड़ जाता तो आप उसका जो प्यार मिलता है, तो उसका प्यार का कोई मोल भाव आप कर ही नहीं सकते, और ना इसकी कोई कीमत है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति को अगर राजनीति की तरह करा जाए, जो अब राजनीति नहीं कारोबार बनकर रह गई है, और इसीलिए देश का जो हाल है वो इसी वजह से है कि लोगों ने इसको कारोबार बना दिया है। वो एक वजह है जो आज हमारी राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है, जिससे जनता भी इतना ऊब चुकी है कि लेकिन उनको अभी भी कोई ऐसा विकल्प नहीं मिलता जिसकी वजह से वो आज 21 साल हमारे प्रदेश में, जिस तरह बात करें कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों ने राज किया है, लेकिन विकल्प के रूप में अभी तक कोई नहीं आ पाया। सर, आपने अभी बात की कि यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा ने राज किया है। 21 साल हो गए हैं सर उत्तराखंड को बने हुए। मैं आज एक कंडीशन लेके चलते कि अगर कांग्रेस और उत्तराखंड ने और भाजपा ने अगर राज नहीं किया होता उत्तराखंड में, सपा के हाथ में अगर सत्ता होती, तो आज उत्तराखंड का क्या रूप होता? बहुत अच्छा सवाल है आपका। समय लगेगा या अब समय आ गया है, जनता को समझने में टाइम चाहिए होता है। और पहले भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नामो निशान नहीं था, और चाहे देश में या किसी प्रदेश में, वो विपक्ष की कमज़ोरी रही। कांग्रेस की कमज़ोरी कहूँगा विपक्ष में, उस टाइम कांग्रेस थी, कि जिस वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का जनाधार गिरा बड़ा और कांग्रेस का जनाधार गिरा। तो विपक्ष की भूमिका बड़ी अहम होती है, और जो जनता के बीच में रह के जनता की सवालों को उठाकर विपक्ष की बात को आगे रखे, तो जनता उसको समझती भी है। लेकिन विपक्ष यहाँ ऐसा कोई काम नहीं करता, क्योंकि 21 साल हमारा प्रदेश बने हुआ हो गया है। उत्तराखंड की बात करें, और जब प्रदेश की नींव रखी गई थी, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक कौशिक समिति का गठन किया था उस समय, और विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित करा था। तो उनकी जो सोच थी, इस प्रदेश को एक हिमाचल प्रदेश के स्तर पर उत्तराखंड को एक पहाड़ी प्रदेश राज्य बनाने की जो थी, जिसमें 10 राज्यों को लेकर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। और वो प्रदेश से तो पारित हो गया था, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, लेकिन केंद्र में रुका पहले। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। लेकिन वही रहा ना कि अगर जिस मकसद से, जिस कौशिक समिति के आधार पर प्रदेश बनाना चाहते थे, अगर वो प्रदेश उस तरीके से बनता, तो आज इस प्रदेश का अलग ही रूप होता और विकास भी होता। अगर आप विकास की बात करें, तो अभी आपने देखा होगा कि 2017 से पहले 2012 के चुनाव में जब माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो कहा वो करके दिखाया, विकास उसे कहते हैं। आज की डेट में इन नेताओं को विकास की परिभाषा ही नहीं पता। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है हमारे इस प्रदेश के अंदर कि वो वजह यही है कि उन नेता जितने भी हैं, उनको विकास के बारे में मालूमात नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इसलिए हावी होती है कि आप नेता उनसे कुछ काम कह ही नहीं सकते, उनसे कुछ काम ले ही नहीं सकते, तो उन्हीं के कहने में आप प्रदेश चला रहे हैं। तो दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, जिसमें पलायन आप देख लो कितना हो गया है। जो हमारे यहाँ बागबानी थी, वो बागबानी ख़त्म हो गई है। अगर आप बात करें चिकित्सा और इस अपना एजुकेशन की, स्वास्थ्य और शिक्षा की, तो जो उत्तर प्रदेश के समय हमारे इस क्षेत्र में था, वही आज उससे भी बद से बदतर हो गया है। आप कोई ऐसा बता दीजिए, कोई नया ऐसा हॉस्पिटल उन्होंने बना दिया हो। आप पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर जाइए,
हम बात नहीं करते हैं। अब हल्द्वानी के अंदर तो सुशीला तिवारी एक अस्पताल जो एक ट्रस्ट के रूप में पहले चलता था, तो बहुत सी फैसिलिटीज़ थी, अच्छे डॉक्टर्स थे, तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया लेकिन उसको आप चला नहीं पा रहे हैं। वो कहाँ कमी है, वो शासन से कमी है या सरकार में कमी है, वो तो जनता इसका जवाब मांग रही है कि आपने किस सालों में ऐसे क्या किया। बच्चा पैदा हुआ, वो जवान हो गया, वो वोटर बन गया, तो ये समय जैसे आपके चैनल हैं, आपके माध्यम से जनता तक पहुंचते हैं और जनता अब जागरूक हो चुकी है कि 21 साल का हिसाब दो। सर 21 साल का हिसाब दो, आपने चीज़ बोली, और जनता से भी हम ये कहेंगे कि 21 साल का ये हिसाब मांगना बेहद ज़रूरी है, हम सबके लिए ज़रूरी है। उत्तराखंड के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी सर, वो उसका जो एक विज़न था आम जनता का, वो बहुत अलग था, एक अलग मकसद से उत्तराखंड को बनाया गया था। लेकिन आज भी हम उसी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम वही हैं जहाँ हम 21 साल पहले थे। आपने बात की पलायन की, नौकरियाँ नहीं हैं, पलायन हो रहा है, भू कानून के लिए इतना लोग अभी भी इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, अभी हमारे 2018 में जो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन इसके बावजूद भी सर जो यहाँ की सत्ता है वो चलती है राजा का बेटा राजा। आपको आम जनता से जाना जाता है, आप आम जनता के बीच से निकले हुए हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं से आपने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन सर सत्ता तो राजा के बेटा राजा ही चलता है। जैसे कि आप इंदिरा हृदय के खिलाफ भी लड़े थे और आज सुमित हृदय उनके बेटे वो दावेदार हैं फिर से हल्द्वानी के। तो सर ये जो चीज़ें चली हुई आ रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे और कितना ये एक हमारी सत्ता के लिए अच्छा है, बुरा है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि राजा का बेटा ही राजा। जब वो राजपाट होते थे उस ज़माने में तो एक परिवार चलता था, परिवार राज चलाता था। तो ये वो परिवार का राज नहीं है, ये लोकतंत्र का देश है और संविधान से चलता है। और अगर आप चाहें कि बाप भी विधायक, फिर बेटा विधायक, फिर उनका बेटा विधायक, तो जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है। आप काम करिए। मैं तो बड़ा अच्छा सवाल है, मैं थोड़ा आपकी बात को काट के कहूँगा। पता नहीं नेताओं को क्या लगता है, जब 5 साल चुनाव जीतने के बाद उन्हें लगता है कि पूरे ज़िंदगी के हम राजा बन गए। अगर नेता चाहे 5 साल जब जीतने के बाद अपना जो कार्यशैली है उसमें जनता जिस आधार पे जनता से वोट मांगा था, या जनता के बीच में जाके आपने उस टाइम पर कहते हो 10 तरह के वादे करते हो कि हम आएंगे तो ये करेंगे, मैं कहता हूँ आप अपनी जेब से कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ सोच का काम है खाली, और सरकार से करवाना है उस काम को। तो आप जो 10 वादे करते हैं, 10 में से आप 2 वादे भी अगर आप कर देते हैं किसी जनता के, तो जनता आपकी बातों को सर आंखों पे रखती है, आपको सर आंखों पे रखती है। लेकिन आप क्या करते हैं, चुनाव जीतते हैं, 4.5 साल गायब हो जाते हैं, जनता के बीच से गायब हो जाते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर आगे नहीं बात करते। आप अगर सत्ता में हो तो वो काम नहीं करते, आप विपक्ष में हो तो वो बात आप उठाते नहीं सदन के अंदर। क्योंकि ये जो 2 ही दल की जो राजनीति चल रही है, इसी वजह से हमारा प्रदेश का बहुत पिछड़ा हुआ है। जब तक यहाँ विकल्प नहीं आएगा हमारे प्रदेश में, जब तक इस प्रदेश का भला इन दोनों पार्टियों से तो होने वाला नहीं है। और जहाँ तक बात रही मेरी, मैं 2017 का चुनाव लड़ा था। उससे पहले मेरा राजनीतिक कोई ऐसा ना कोई मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस था। जो अचानक ऐसा हुआ था, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हल्द्वानी के अंदर आप आइए और एक ज़रूरत है, तो मैं आया। 3-4 महीने का समय मुझे मिला 2017 के चुनाव में। और मैं याद करता हूँ, हमारी भगवान को शांति दे, हमारी स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी बहुत अच्छी लीडर, हम कहेंगे अच्छी आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था उन्होंने, और प्रदेश में काम किया है उन्होंने। लेकिन उस काम को जो काम किया, काम करने के बाद मैं कहता हूँ उस स्तर के नेताओं को, या आज उनके बेटे हैं या और भी जो भी हैं, तो आप काम करके जनता के बीच में जाते हैं तो आपको बार बार उनके घरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जनता आपके पास खुद आती है। 5 साल आप 4.5 साल गायब रह गए, 3 महीने पहले जब आपको लगता है कि अब चुनाव आ गया है और अब जनता के पास फिर जाना है वोट मांगने के लिए, ऐसा काम क्यों करना पड़ता है? मैं 2017 का चुनाव लड़ा था, जो प्यार और इज़्ज़त मुझे लोगों ने दी, या जो भी मुझे वोट मिला, वो मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद से ज़्यादा वोट मिला। मैं क्यों नेता नहीं था और लोगों ने मुझे उस वोट से मुझे सम्मान दिया, तो वही प्यार आज भी दिल में है और उसी प्यार की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। लोगों ने तो ये भी कहा था मेरे विपक्षियों ने कि ये आए हैं और चले जाएंगे, जीतेंगे तो जाएंगे, हारेंगे तो चले जाएंगे। तो इसका जवाब तो ये 5 साल मिल गए हैं सबको कि जब ये चुनाव कार्यालय खोला गया था, चुनाव के लिए खोला गया था, और आपको बता दूं कि उसके बाद आज तक इस कार्यालय को बंद नहीं किया गया। जनता के बीच में जनता के सारे काम होते हैं। हम तो जनता से ये भी नहीं पूछते कि आप कौन सी पार्टी के हो, आपने किसको वोट दिया, आपने हमें वोट दिया नहीं दिया, कोई यहाँ कुछ नहीं पूछा था। ना कोई भेदभाव होता है, ना कोई हम लोग
हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सब धर्मों को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। किसी धर्म की बात आपने की है, मैं आती हूँ उस पे कि भाजपा की एक नीति चलती है तबकों पे, धर्मों पे, और ये खुला है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो धर्म पे जब हम आ रहे हैं, आप हर धर्म को एक्सेप्ट करते हैं, आपका एक धर्म है, आपकी जो फैमिली है वहाँ पे कोई और धर्म है। सर, ये जो राजनीति हमें धर्मों में बांटती जा रही है, कहाँ बढ़ रहा है हमारा समाज? इसकी शुरुआत तो मैं कहूँगा कांग्रेस ने करी थी। कांग्रेस ने एक कार्ड चला था वो अल्पसंख्यक वाला, कि वो अल्पसंख्यक के वोटों पर राजनीति करती थी पूरे देश में। और बहुत से ऐसे फैसले थे जो कांग्रेस को ले लेने चाहिए थे उस समय में, जिसमें मैं समझता हूं कि अगर वो फैसले कांग्रेस लेती और तो आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं होती। जो देश हित में फैसले होते हैं, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी धर्म को ना देखते हुए जो देश हित के लिए जो फैसले लिए जाएँ, जिसमें देश का हित जुड़ा हो, किसी धर्म को देख कर ना लिया जाए, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि मैं भी उसका साथ देता हूँ। जो देश हित के फैसले के लिए चाहे कोई भी धर्म हो, वो देश का साथ देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि वो सिर्फ एक बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। वो बहुत गलत है। ये सेकुलर देश है हमारा। हिंदू मुसलमान क्या है, हम सब इंसान हैं। सबसे बड़ा धर्म मैं समझता हूँ इंसानियत का धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वो तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, उससे पहले तो जब हम छोटे भी थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो ये नहीं होता था कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या जैन है, कुछ नहीं। दोस्त हुआ करते थे, परिवार हुआ करता था। हर किसी त्यौहार में एक दूसरे के यहाँ जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे। तो पहले वो जातियों से या धर्म से नहीं जाना जाता था, वो एक दोस्ती के नाम से जाना जाता था और एक इंसानियत के नाम पे जाना जाता था। तो ये भेदभाव की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है और कांग्रेस ने उसका पहले लोगों को इस्तेमाल किया था। और माइनॉरिटीज़ की अगर बात करूँ तो कांग्रेस ने पूरे देश में सिर्फ माइनॉरिटी को बेवकूफ़ बनाया। जितने साल राज किया, माइनॉरिटीज़ की समझ में आया कि कांग्रेस ने जो हमारे साथ काम किया सिर्फ हमें इस्तेमाल किया है। तो इसलिए आज कांग्रेस ख़त्म है, पूरे देश से ख़त्म है। जो इनका गढ़ हुआ करता था उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश से गायब है, तो अपनी नीतियों से गायब है। वही भारतीय जनता पार्टी का हर समय, ज़्यादा समय किसी पार्टी को मिलता नहीं है, बहुत समय मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। और जो एक सोच लेके चली थी भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ये कहता हूँ आज भी, अगर भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हम लोग कांग्रेस ने 50 साल या 55 साल हमारे देश के बर्बाद किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो 50 साल में कांग्रेस के समय भी काल में भी इतने बर्बाद नहीं हुए थे जिन्होंने पिछले 5-7 साल में इस पर देश को हमारे ख़त्म कर दिया है। अच्छी सोच से चलते तो भाजपा भी हमारे लिए बुरी नहीं थी। सबको, सब धर्मों को साथ में के लेके चलते हैं, देश हित की बात करते हैं, धर्म जाति में नहीं बांटते हैं, तो आज ये परेशानी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरीके से रूलिंग कर सकती थी। लेकिन आने वाले समय में इनका मुखौटा अब उतर गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूँ, चाहे हिंदू धर्म की बात करें तो कोई नहीं चाहता इस तरह की चीज़ें कि हिंदू मुसलमान करो। सर, हम विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में अगर हम विपक्ष देखते हैं, भाजपा ने रूल किया है और भाजपा का नाम अभी आगे आ रहा है। कांग्रेस एक विपक्ष है, आप आगे बढ़ रही है। सपा पे आते हैं सर, सपा की पकड़ कमज़ोर है अभी उत्तराखंड में, तो क्या कुछ नीतियाँ सपा लेके चल रही है अपनी जड़ को मजबूत करने के लिए इस राज्य में? देखिए, ये भी अच्छा सवाल है आपका। जैसे मैंने अभी पहले भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नामो निशान किसी प्रदेश में, क्या देश में, क्या किसी प्रदेश में नहीं था। गिनी चुनी सीटें आती थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पे पहुंची है, लेकिन उसका फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाकर लोगों के वोट लेने के बाद जो लोगों के साथ में काम किया है, उसने देश के खिलाफ काम किया है, तो वो जनता समझ गई है। हमें भी समझेगी जनता, और जनता को समझना चाहिए कि सोच क्या है हमारी सोच। पहले ही मैंने आपको बताया, हम विकास की तो उनको परिभाषा ही नहीं बताई विकास क्या होता है। अगर समाजवादी पार्टी को मौका मिलता है, मौका ये राजनीतिक दल नहीं देते, ये तो जनता डिसाइड करती है। और जनता बहुत होशियार है। अब जनता, जो न्यू जनरेशन आ रही है, मैं बात करूँ अभी न्यू जनरेशन की, तो उनको सब पता है। वो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वो उनको सब पता है किसने क्या किया। पहले तो ये होता था कि एक नाम चला रहा है एक घर से कि भाई हम कांग्रेसी हैं, कि वोट कांग्रेस को ही पड़ता था। अब वो टाइम आ गया कि अगर बाप अपने बेटे से बोलेगा जब कांग्रेस को वोट डाल, या भारतीय जनता पार्टी का भाजपा को वोट दे के आना, तो बेटा बाप की भी नहीं सुनेगा अब, क्योंकि उसे अपना विकास देखना है। उसे, मैं समझता हूँ, उसको आज उसको ज़्यादा वैसे उम्र में छोटा होगा, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा समझ होगी इस चीज़ को लेकर के, हाँ हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है। रोज़गार आप देखो हमारे प्रदेश में कहीं नहीं है, कोई रोज़गार की बात ही नहीं करता। 4.5 साल निकाल देते हैं, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। पहले एक मुख्यमंत्री बनाए थे तो 4 साढ़े 3-4 साल चलाया, उनको दिया उनको। तो अगर योग्य नहीं थे
तो उनको 3.5 साल क्यों दिए प्रदेश के लिए? आपने प्रदेश का बट्टा गड़ा कर दिया। आपने फिर दूसरे मुख्यमंत्री दिए, उनको अपनी ज़बान में कंट्रोल नहीं था। तो आपको चयन, एक अपने मुख्यमंत्री, अपने नेता का चयन करना ही नहीं आता, आप प्रदेश चलाने की बात कर रहे हो। अभी आपने कहा कि हम नौजवानों को आगे लाएंगे, युवा मुख्यमंत्री के रूप में आपने हमें तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में जो दिए हैं उत्तराखंड को। तो अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि 3 प्रधानमंत्री के दौरे हो गए, 2 हो गए, तीसरा हल्द्वानी में भी आने सुनने में आ रहा है। तो आप कहते हो युवा पीढ़ी को आगे लाना है और मुख्यमंत्री के फेस पे आप चुनाव लड़ना है, तो प्रधानमंत्री को उस युवा चेहरे पे भी मुझे लग रहा भरोसा नहीं है अब, और उनको खुद अपने अब एक प्रदेश के चुनाव में 3 बार आना पड़ रहा है। तो यहाँ दर्शाता है कि काम नहीं किया आपने, विकास नहीं किया। मैं तो इस सरकार को बोलूँगा विकास विरोधी सरकार है ये। कहीं आप पूरे देश में जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ कहीं विकास की तो बात करके दिखा, उन्होंने विकास करा क्या है? उत्तर प्रदेश में जो विकास हमने किया, जो काम हमने पूरे कर दिए थे, उसका इन्होंने सुचारू रूप से चालू इन्होंने ज़रूर किया, लेकिन काम सारे करे हुए समाजवादी पार्टी के थे। तो अब इस प्रदेश में हम बात करें, अभी मैं पहाड़ी क्षेत्र में आप कहीं चले जाते हैं, मैं बीच में मेरे एक दोस्त आए हुए थे, मैं उनके साथ में गढ़वाल साइड गया था, रामनगर से चढ़ा था ऊपर। तो उसकी वाइफ को स्टमक एक हुआ, पेट में बहुत दर्द था। तो रास्ते में हमने कहा आगे कहीं मेडिकल स्टोर मिलेगा, कोई डिस्पेंसरी मिलेगी। तो 140 किलोमीटर के सफ़र में हमें रास्ते में कोई डिस्पेंसरी नहीं मिली, कोई डॉक्टर नहीं मिला, कोई एक इमरजेंसी सेवा नहीं मिली। तो ये सरकार क्या विकास कर रही है? इन्हें पहाड़ की चिंता ही नहीं है कि पहाड़ी एक आदमी, हमारा नागरिक बेचारा किस तरीके से पगडंडियों से अपने घर जाता है, किस तरह से वो अपना घर काम काज चलाता है। बागबानी आपने ख़त्म कर दी, मेडिकल सेवाएं आप उसको दे नहीं रहे हो। खुदा ना खासा कोई ऐसी कोई बीमारी आ जाए, अर्जेंसी पड़ जाए उस आदमी को ले जाने के लिए, तो अपने उस मरीज़ को कहाँ लेके जाएगा और कैसे लेके जाएगा? इस सरकार से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस शासन से पूछना चाहता हूँ जो यहाँ पर जिलाधिकारी बने रहते हैं या स्वास्थ्य अधिकारी बने रहते हैं या जो भी कमिश्नर हों इस क्षेत्रों में, तो ये इस फील्ड में काम क्यों नहीं करते हैं? अभी कोरोना काल की स्थिति आपने देखा, 2 फेस आए, उन दोनों फेस में आप कहाँ मार खाई आपने? स्वास्थ्य सेवा नहीं थी आपके पास। आपने DRDO के थ्रू आपने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया पीपल्स कॉलेज के अंदर, जिसमें आपने करोड़ों पे लगाया, टेम्प्रेरी ढांचा खड़ा करा और बाद में हमने उसको हटा दिया। क्या इतना पैसा लगा कि आप यहाँ कुछ, मैं समझता हूँ कि आप जहाँ पर जनसंख्या अगर 1000 आदमी की भी जनसंख्या है तो वहाँ पर एक डॉक्टर इमरजेंसी कम से कम बिठा दो, एक इमरजेंसी हॉस्पिटल खोल दो। खोलने की क्या बात है? मैं कार्डो में एक हॉस्पिटल है, कार्डोमा में नैनीताल रोड पर एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है, आपके पास जगह है जहाँ पर पहले अस्पताल खुला करता था, वहाँ पर आपके पास आज की डेट में भी इमरजेंसी सेवा के लिए वहाँ डॉक्टर बैठने के लिए नहीं है। तो और जितने स्कूल से सरकारी, वो सरकारी स्कूल में आजकल टीचर नहीं है, और सरकारी स्कूल में भी हालात ऐसे हैं कि कोई भी, मैं कहता हूँ एक लोअर मिडिल क्लास भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। एक तरफ आप कहते हो कि जागरूक करते हो कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, बेटों को पढ़ाओ देश बचाओ, तो उन बेटों को कहाँ पढ़ाएं? आमदनी आपके पास है नहीं। एक आदमी लोअर मिडिल क्लास मान लो 5 से 7 हज़ार रुपये कमाता है, 2-3 हज़ार रुपये किराए के मकान पे रहता है, बच्चे की फ़ीस 4 हज़ार रुपये स्कूल में देगा, तो उसकी कमाई तो सारी स्कूल में मकान के किराए में चली गई। और कोई बीमारी है ऊपर से अगर कोई आ गई, वो कहाँ से पूरी करेगा? तो सरकार का इस तरफ कहीं ध्यान नहीं है। तो आज मैं समझता हूँ 70% ऐसे लोग हैं जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार। इसमें दोनों सरकारों ने, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर समाजवादी पार्टी आती है तो मिनी सिडकुल के रूप में पहाड़ी क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे मिनी सिडकुल के रूप में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाने का काम करेगी, हर घर की महिला को काम देने का काम करेगी। सबसे पहले शिक्षा की बात करें, शिक्षा देने की बात करेगी। अभी आप, मैं देख रहा था, पढ़ रहा था सोशल मीडिया, कपकोट जैसी जगह पर जहाँ पर आपका नेटवर्क नहीं है, जहाँ पर आपको, अभी आपने ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, वो बच्चे कहाँ पढ़ाई जाके करेंगे? वहाँ नेटवर्क ही नहीं है आपके पास। आप सोचते नहीं, आप सुनते नहीं जनता की, तो आप खाली हवाई दौरों में, आप सिर्फ घूम के हवाई जहाज़ों में, हेलीकॉप्टर की यात्रा में आप सोचते हैं कि हम घूम रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इससे विकास नहीं होगा। विकास के लिए आपको, ज़मीनी विकास के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा और लोगों की समस्याओं को सुनकर उसी में समस्याओं में से उसका निस्तारण करना पड़ेगा कि इन समस्याओं को, उनके पास प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, आप सुनो तो सही उनकी, आप निकालो उसको। अब ये स्कूल्स बना दिए आपने सरकारी, कार्डों में स्कूल इतना बड़ा है, सरकारी निगम के बाद बात करें, इतना बड़ा फील्ड है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आप नहीं चला पा रहे तो प्राइवेटाइज़ करो ना। आप बोलो इसमें 60% बच्चे पहले इस फीस में पढ़ेंगे, 500 रुपये की फीस में पढ़ेंगे, हम आपको बिल्डिंग दे रहे हैं, आप चलाइए स्कूल, कम से कम अच्छा स्कूल भी चलेगा, अच्छे टीचर्स भी आएंगे, प्राइवेट वहाँ कराइए प्राइवेटाइजेशन। आप तो पूरा देश बेच दे रहे हैं, आप चलती हुई कंपनियाँ बेच दे रहे हैं।
तो मैं कह रहा हूँ जहाँ बेचने का काम है, जहाँ पर सुचारू रूप सही फंक्शनिंग करनी है आपको, आप इन अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर दीजिए और लिमिट रख दी है कि इतने रुपए से ज़्यादा पर्ची नहीं बनेगी, इतने से रुपए से ज़्यादा ओपीडी नहीं होगी, पैसे आप उसमें फिक्स करिए और दे दीजिए प्राइवेट्स को, वो चला लेंगे। सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकार में नेता बीमार होते हैं तो वो हेलीकॉप्टर से उनको शिफ्ट किया जाता है, यहाँ से जॉलीग्रांट शिफ्ट कर दिया जाएगा, वो यहाँ से मेदांता भी चले जाएंगे क्योंकि सरकारी खर्चे में जाते हैं सब कुछ हो। लेकिन नेता भी तो इंसान है, और जो एक आम जनता जिनने अपना वोट दे के आपको बनाया वो भी इंसान है। इंसान को इंसान के रूप में देखो, इसमें आप भेदभाव मत करो। तो 5 साल मिलते हैं आपको, 5 साल मिल गए, 5 साल के बाद जनता का एक दिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा सब वोटरों से कि एक वोट की अहमियत ऐसी है कि पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकती है। तो उस वोट की अहमियत को समझें, क्योंकि एक चलन ऐसा हो गया है कि चुनाव से कुछ दिन पहले पैसे बांटे जाते हैं और उन पैसों से लोग क्या समझते हैं पता समझ में नहीं आता कि मान लो 2000 या 4000 या 5000 रुपये मिल गए, 5000 में 5 साल तो नहीं चलेंगे। तो अगर आपने 5000 रुपये लेके वोट दे दिया है तो 5 साल फिर आप भुगतो अपनी ज़िंदगी के, और वहाँ बच्चे भी आपको उसका जवाब मांगेंगे कि पापा ये क्या हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार परखो, मौका दो, आप लोगों के बीच का हूँ और इतना ज़रूर वादा करता हूँ कि मैं राजनीति को राजनीति की तरह करता हूँ, राजनीति को कभी रोज़गार नहीं करूँगा के रूप में नहीं देखूँगा, क्योंकि मैं रोज़गार करने के बाद राजनीति में आया हूँ। यहाँ तो नेताओं ने कभी रोज़गार नहीं किया, राजनीति करी, राजनीति के बाद रोज़गार कर रहे हैं और राजनीति को ही रोज़गार के रूप में कर रहे हैं। तो विकास की अगर बात करेंगे तो प्रदेश के नेताओं का आप उठा के देख लो इतिहास। 21 साल पहले उत्तराखंड के नेता क्या थे और आज 21 साल के बाद वो नेता कहाँ पहुँच गए हैं। तो विकास हुआ है, यहाँ के नेताओं का हुआ है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट का हुआ है। तो विकास उनका हुआ है, यहाँ की जनता का विकास नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो सर जनता से भी यही अपील है कि वोट बेहद ज़रूरी है। यही आपके प्रदेश को बना रहा है, यही आपके राज्य को बना रहा है, यही आपके शहर को बना रहा है। अगर आप आज सोच समझ कर वोट नहीं देते हैं तो अगले 5 साल, जैसा कि सर ने कहा, आप कोई भी शिकायत नहीं कर सकते, कोई मांग नहीं कर सकते। इसलिए वोट की जिम्मेदारी लीजिए। सर आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ कि सर कितना वक्त लगेगा उत्तराखंड को वहाँ तक ले जाने में जो सपना देखा गया था इस राज्य के गठन के समय? इसमें वक्त नहीं, इसमें दिमाग लगेगा। एक बार मौका मिल जाए, उस मौके के साथ मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर एक बार मौका मिला तो उत्तराखंड का नक्शा भी बदल दिया जाएगा, जनता का काम करा जाएगा, प्रदेश के हित में काम करा जाएगा। अभी आप रोज़गार की बात करो, पर्यटन क्या है इस प्रदेश के पास? क्या है? पर्यटन तो है जिसको ये बढ़ावा देना चाहिए। इनके पास सोच ही नहीं है पर्यटन की। यहाँ पर अभी नैनीताल में होटल इंडस्ट्री है हमारी, कि थोड़ी भीड़ आ जाती है तो ये रोड बंद कर देते हैं। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना, आपके पास पार्किंग फैसिलिटीज़ नहीं है। पूरे अभी 3 महीने का सीज़न आता है, वो बेचारे होटल वाले या वहाँ के कर्मचारी जो रोज़गार जुड़ा हुआ है, चाहे वो नौका वाला हो, चाहे कोई भी जुड़ा हुआ रोज़गार से, तो उसके लिए इन्होंने 2 महीने का काम मिलता है, 2 महीने में 10 महीने आपको मिलते हैं। कुछ ऐसा काम करो जिससे अगले 2 महीने सीज़न चल सके। ये सो के बैठ जाते हैं। ये कोई भी बढ़ावा प्रदेश को चलाने के लिए नहीं करते। मैं तो कहता हूँ कि हमारा प्रदेश इतना खूबसूरत प्रदेश है कि लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं शूटिंग करने के लिए, हमारे प्रदेश में क्यों नहीं आते हैं? जब मैं बॉम्बे में था तो मुझे याद है, हमने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, उसमें अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, जब मैं राजनीति में नहीं था, तो हमने फिल्म इंडस्ट्री ने, प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश में मैं याद नहीं आ रहा उन सेक्रेटरी साहब का नाम अभी दिमाग से उतर गया है, उनसे बात की थी हमने कि हमारी इंडस्ट्री को अगर आप कुछ सब्सिडी देते हैं उत्तर प्रदेश में तो हम लोग उत्तर प्रदेश में शूटिंग चालू करेंगे। नवनीत सहगल नाम याद आ गया उनका, नवनीत सहगल थे, एक IAS अधिकारी, सीनियर IAS थे। तो अखिलेश यादव जी ने वो पहल की, बॉम्बे आए, अखिलेश यादव जी खुद आए, नवनीत सहगल जी बॉम्बे आए, उन्होंने सारे प्रोड्यूसर लॉबी को इकट्ठा किया और हमारी बातें सुनी, अपनी बात रखी, और विद इन अ मंथ उनके यहाँ से लेटर आ गया था कि उन्होंने हमें इनवाइट किया लखनऊ। पूरी हमारी टीम लखनऊ पहुँची। उन्होंने 1 महीने में अपना पूरा ग्राफ बना दिया कि हम क्या कर सकते हैं आपके साथ। उन्होंने कहा आप हमारा शूटिंग करो, हम आपको 35% सब्सिडी के रूप में देंगे। कंडीशन क्या डाल दी कि अगर आपने लोकल कलाकार, मान लीजिए अगर 10 कलाकार हैं, 10 में से 8 जो होंगे वो हमारे उत्तराखंड के होंगे। जब शूटिंग होगी तो वहाँ बिजनेस भी मिलेगा, रोज़गार भी मिलेगा। तो वो काम तो अब हमने उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में हरीश रावत जी की जब सरकार थी तो मैंने उस टाइम पर भी एक बात रखी थी, लेकिन उनकी भी समझ में नहीं आई वो बात। मैंने कहा हमारे प्रदेश के पास इंटरटेनमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ इंटरटेनमेंट कलेक्शन हमारे पास बहुत कम होता है, तो आप सब्सिडी के रूप में नहीं दे सकते। आपके पास कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउसेज हैं, आपके गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउसेज हैं, आप लॉजिंग प्रोवाइड करो, हमें सब्सिडाइज रेट में करिए आप।
तो कुछ तो एक फैसिलिटी ऐसी दो कि अगर वहाँ से शूट करने के लिए यूनिट आ रही है तो उसको कुछ लगे तो कि प्रदेश हमें क्या दे रहा है, उसके बदले में आप हमसे लीजिए। अभी आप यहाँ बीच में कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी, नाम दिखा रहे थे हिमाचल का, उस जगह का नैनीताल का नाम तक नहीं दिखाया उसका। तो अब आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, आपका कोई योगदान ही नहीं है आपके प्रदेश का। आप योगदान तो दीजिए, 1 विंडो अप्रूवल फैसिलिटीज दीजिए, आप बुलाइए पूरे सारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन को। मैं कहता हूँ इतना बड़ा रोज़गार मिल जाएगा एक टूरिज़्म के साथ साथ यहाँ की होटल्स इंडस्ट्री को, यहाँ के लोकल व्यापारियों को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा अगर ये सोच अच्छी सोच से चलें। तो पर्यटन के लिए भी सोच बदलनी पड़ेगी इनको, पर्यटकों के लिए, और आगे इंडस्ट्री के लिए फिल्म इंडस्ट्रीज को लाना चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें जो करना चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, सिटकुल थे, सब्सिडीज़ खत्म हो जाएंगी, सब लोग चले जाएंगे यहाँ से, वो भी इंडस्ट्री आपकी बंद होने वाली हैं और वो भी अपने बेनिफिट लेते हैं। उनको अपने बाहर की कंपनी आई वो यहाँ काम करके जा रही हैं, आपने उसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं रखी कि 70% लोग यहाँ का कर्मचारी होगा। तो आप करा क्या अपने इस प्रदेश के लिए? तो जनता इस बार सवाल पूछे, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आपने 21 साल जनता का कोई ऐसा काम नहीं किया जो आप दोबारा वोट मांगने आए। तो इस बार जनता, मैं कहता हूँ जो वोट मांगना है इन दोनों पार्टी से पूछे कि आपने क्या करा है, पहले जवाब नहीं मिलेगा इन लोगों से। सर, एक और बहुत ज़रूरी सवाल है कि सपा इस बार उत्तराखंड में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? सपा इस बार उत्तराखंड में पूरी 70 की 70 सीटों में चुनाव लड़ेगी और लक्ष्य है, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमसे यही कहा है कि ये मत देखो कि आपको वोट कितना मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, आप ज़मीनी स्तर पर मेहनत करो, वही हम लोग कर रहे हैं। हाँ, देर बहुत हुई, जैसे भी आपने भी कहा था, हमारा अभी तक यहाँ पर खाता नहीं खुल पाया है। उत्तराखंड बनने के बाद एक बार लोकसभा की सीट ज़रूर आई थी हमारे पास, हरिद्वार की, और उसके बाद विधानसभा में हमारा खाता कहीं नहीं खुला। मेहनत है, मेहनत कर रहे हैं। जनता को पहले समझ में नहीं आया था 2017 में, अब समझ में आना चाहिए और मौका देना चाहिए। और जनता मौका ही नहीं देगी तो फिर तो ये दोनों को चोर चोर मौसेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, ये लूटते रहेंगे, खसोटते रहेंगे और हम इनके आगे बस वही गूंगी बैरी सरकार के आगे धरने में बैठ जाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो, नारे लगाते रहेंगे, 5 साल काट देंगे, इनको असर होने वाला नहीं है। तो मेरी अपील यह है आपके चैनल के माध्यम से, विकल्प के रूप में चाहे कोई भी हो, एक बार मौका दीजिए, चेंज करिए। चेंज आएगा जब भी प्रदेश का भला होगा, विकास होगा। और समाजवादी पार्टी को अगर मौका मिलता है तो मैं आपसे इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की तरीके से जो विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में लेके हम लोग पहल करेंगे और काम करेंगे कि हाँ, प्रदेश में विकास किसे कहते हैं वो हम करके दिखाएंगे इनको। तो आज की बातचीत में बहुत सवाल उठे। आज की बातचीत में हमने पहाड़ों के बारे में बात की। बहुत से ऐसे सवाल थे जो जनता को हकीकत में अपने नेता से पूछने चाहिए। वोट डालने से पहले सोचना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं और उससे हमारे राज्य का कैसे विकास होगा, ये सोचना ज़रूरी है, ये सवाल ज़रूरी है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम ये उम्मीद करते हैं कि जनता तक आपका मैसेज पहुंचा होगा। और अगर आप चेंज चाहते हैं तो चेंज नेताओं से भी होगा, पार्टी से भी होगा। आपको अपने वोट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पगडंडी। धन्यवाद।